जरा एक पल के लिए हमारे आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। आजकल मशीनें मतलब हमारी दुनिया को बिल्कुल इंसानों की तरह देखने और समझने लगी हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो कुछ दशक पहले तक किसी विज्ञान कथा फिल्म का हिस्सा लगता था। बिल्कुल, लेकिन आज ये एक सामान्य सच्चाई है। जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए अचानक सामने आए किसी राहगीर को देखकर तुरंत ब्रेक कैसे लगा देती है। या फिर हमारा स्मार्टफोन सिर्फ चेहरे को देखकर बिना किसी पासवर्ड के पलक झपकते ही कैसे अनलॉक हो जाता है। सही कहा। इन सब के पीछे एक बेहद शक्तिशाली और जटिल विज्ञान काम कर रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के एक ऐसे ही भारी भरकम टूल का विश्लेषण करेंगे जिसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। हाँ, यह संक्षेप में CNN। आज का हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हम इस तकनीकी शब्द के पीछे छिपे विज्ञान को बिना किसी उलझन के समझेंगे। बिल्कुल, हम ये जानेंगे कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है और ये मशीनों को एक दृष्टि कैसे प्रदान कर रही है ना? सही कहा। देखिए, ये चर्चा तकनीक की दुनिया की एक वास्तविक क्रांति को समझने के बारे में है। मतलब CNN ने कंप्यूटरों के देखने और चीजों को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आमतौर पर जब हम डेटा और एल्गोरिदम के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ नंबर और स्प्रेडशीट्स आते हैं। बोरिंग नंबर्स। हाँ, लेकिन CNN असल में मशीनों को इंसान की तरह देखने की क्षमता देने का एक तरीका है। हम आज इस पूरी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे, इसके काम करने के तरीके को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इतनी उन्नत तकनीक किन सीमाओं के साथ आती है। क्योंकि किसी भी तकनीक को तभी पूरी तरह समझा जा सकता है जब हम उसके काम करने के मूल सिद्धांत को पकड़ लें। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये CNN है क्या? अगर इसे एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम कहा जाता है तो इसका असल काम क्या है? जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ये किसी भी तस्वीर को इनपुट के रूप में लेता है। हाँ, और उस तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को पहचानता है। यानी ये सिर्फ तस्वीर को एक फाइल की तरह नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये समझ रहा है कि तस्वीर में एक पेड़ है, एक गाड़ी है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस तकनीक का निर्माण सीधे तौर पर इंसानी नजर और दिमाग से प्रेरित है। इंसानी नजर से मतलब कैसे? इसे तकनीकी भाषा में पदानुक्रम या हायरार्किकल मैनर कहते हैं। देखिए, जब कोई इंसान किसी दृश्य को देखता है तो उसका दिमाग एक ही बार में पूरी तस्वीर का अर्थ नहीं निकाल लेता। हम शायद सबसे पहले रूपरेखा या किनारे या किसी चीज की बनावट को देखते हैं। CNN भी बिल्कुल इसी तर्ज पर काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर के लिए कोई भी तस्वीर सिर्फ पिक्सेल्स का एक जाल होती है ना? एकदम सही, जिसे ग्रिड लाइक टोपोलॉजी कहा जाता है। CNN सीधे पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश नहीं करता। ये अपनी शुरुआत लो लेवल फीचर से करता है। लो लेवल फीचर से आपका मतलब उन बहुत ही बुनियादी चीजों से है, जैसे किसी वस्तु के किनारे या रंगों का कोई खास पैटर्न? हाँ, ये पहले सिर्फ खड़ी या आड़ी रेखाओं और किनारों को पकड़ता है। फिर जैसे जैसे ये नेटवर्क में गहराई में उतरता है, ये उन छोटी छोटी रेखाओं और पैटर्न्स को जोड़कर हाई लेवल फीचर्स बनाना शुरू करता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पहले इसने सिर्फ एक गोलाई पहचानी, फिर उसके अंदर के काले और सफेद रंग को पहचाना। और कुछ और कदम आगे जाने के बाद ये समझ लिया कि ये पूरी आकृति असल में किसी इंसान की आंख है या फिर किसी गाड़ी का पहिया है। ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बुरी वस्तु को पहचानने का एक बेहद व्यवस्थित सफर है। ये तो मशीन को एक नवजात शिशु से एक समझदार व्यक्ति बनने तक की प्रक्रिया से गुजारने जैसा लग रहा है। हाँ, जहाँ वो टुकड़ों को जोड़कर दुनिया को समझना सीखता है। कि चलिए अब इस तकनीक के बिल्कुल बुनियादी ढांचे को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया को कई लेयर्स या परतों में बांटा गया है। अगर हम उस जगह से शुरू करें जहां तस्वीर पहली बार सिस्टम में प्रवेश करती है तो वो कन्वोल्यूशनल लेयर है। हाँ, इसे CNN का मुख्य निर्माण खंड माना जाता है। मैं सोच रही थी कि लेयर तस्वीर में से ये शुरुआती फीचर्स कैसे निकालती है। इस लेयर का काम करने का तरीका बहुत ही रोचक है। इसमें एक फिल्टर मैट्रिक्स का उपयोग होता है। फिल्टर मैट्रिक्स? इसे समझने के लिए हम एक छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्तक लेंस की कल्पना कर सकते हैं। ये लेंस पूरी इनपुट इमेज के ऊपर धीरे धीरे खिसकता है। मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक स्लाइड करता है। एकदम सही। जैसे ही ये लेंस तस्वीर के हर हिस्से पर से गुजरता है, एक गणितीय प्रक्रिया करता है जिसे कन्वोल्यूशन कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य
तस्वीर में से किनारों, कोनों और महत्वपूर्ण आकृतियों को खोजना है। हाँ, ये प्रक्रिया तस्वीर के आकार को थोड़ा सिकोड़ देती है, लेकिन उसकी सबसे जरूरी खूबियों को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। खैर, तो हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से तस्वीर के सारे जरूरी किनारे और रेखाएं ढूंढ ली, लेकिन इसके ठीक बाद जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी उलझाने वाली लगती है। आप एक्टिवेशन फंक्शन की बात कर रही हैं? हाँ, दूसरी लेयर को एक्टिवेशन फंक्शन कहा जाता है और इसमें रेल्यू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। ये बताया गया है कि ये सिस्टम में नॉन लीनियरिटी लाता है और फीचर मैप में मौजूद सभी नेगेटिव पिक्सल वैल्यूज को सीधे शून्य में बदल देता है। हाँ, 0 कर देता है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम तस्वीर के इतने सारे नेगेटिव डेटा को शून्य में बदल देंगे तो क्या कंप्यूटर कोई महत्वपूर्ण जानकारी खो नहीं देगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। असल में असली दुनिया की तस्वीरें कभी भी सरल या सीधी रेखाओं में नहीं होती। वे बेहद जटिल होती हैं। बिल्कुल। अगर हम सिस्टम को केवल लीनियर या सीधी रेखा वाले तरीके से काम करने देंगे तो वो कभी भी एक चेहरे और एक कप के बीच का बारीक अंतर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, इसलिए नॉन लीनियरिटी जरूरी है। और जहां तक नेगेटिव वैल्यूज को शून्य करने की बात है तो इससे डेटा का आकार वही रहता है, लेकिन ये नेटवर्क को सिर्फ उस जानकारी पर फोकस करने देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एकदम सही पकड़ा। यानी जो जानकारी काम की नहीं है उसे ये लेयर म्यूट कर देती है। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी फायदा ये है कि ये डीप नेटवर्क्स में होने वाली एक गंभीर समस्या को हल करता है। कौन सी समस्या? जिसे वैनिशिंग ग्रेडियंट की समस्या कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जब एक नेटवर्क बहुत गहरा होता है और उसमें कई लेयर्स होती हैं तो पहली लेयर से आखिरी लेयर तक जाते जाते सिग्नल या जानकारी कमजोर पड़ने लगती है। बिल्कुल। रेल्यू इस सिग्नल को कमजोर होने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया तेज रहे और कंप्यूटर बीच में ही डेटा को भूल ना जाए। ये तो एक बहुत ही चतुर तरीका हुआ। लेकिन इन नेगेटिव वैल्यूज को हटाने के बाद भी तस्वीर में लाखों पिक्सल्स मौजूद होते हैं। हाँ, बहुत भारी डेटा होता है। अगर कंप्यूटर इन सभी लाखों पिक्सल्स को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेगा तो क्या वो क्रैश नहीं हो जाएगा या उसकी गति धीमी नहीं पड़ जाएगी? यहीं पर तीसरी लेयर काम में आती है, जिसे पूलिंग लेयर कहा जाता है। अच्छा, पूलिंग लेयर। इसका मुख्य काम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम करना है। यह तस्वीर के स्पेशल डायमेंशंस को कम कर देती है। यानी ये तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई को सिकोड़ देती है, लेकिन उसकी गहराई या जानकारी को बरकरार रखती है। बिल्कुल। इसमें मैक्स पूलिंग का तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैक्स पूलिंग कैसे काम करती है? मान लीजिए कि सिस्टम तस्वीर के एक छोटे से हिस्से या कह लें 4x4 के एक पैच को देख रहा है। ठीक है। मैक्स पूलिंग उस पूरे पैच में से सिर्फ उस एक पिक्सल को चुनेगी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब जो पिक्सल उस हिस्से में सबसे ज्यादा गहरा या सबसे स्पष्ट रंग दिखा रहा है। हाँ, बाकी सभी कमजोर पिक्सल्स को ये छोड़ देती है। इस तरह ये इमेज को डाउन सैंपल करती है। इससे कंप्यूटर को बहुत कम डेटा प्रोसेस करना पड़ता है। और इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर तस्वीर में कोई चीज अपनी जगह से थोड़ी खिसक भी जाए तब भी मॉडल उस सबसे गाढ़े पिक्सल के जरिए उसे पहचान ही लेता है। बिल्कुल सही। तो अब तक के सफर को अगर हम देखें तो कंप्यूटर ने किनारे ढूंढ लिए, गैर जरूरी डेटा को शून्य कर दिया और फिर सबसे अहम पिक्सल्स को छांटकर तस्वीर के आकार को सिकोड़ लिया। हाँ, एक के बाद एक। ये सब होने के बाद जब ये पूरी प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है तो सिस्टम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर कोई अर्थ कैसे निकालता है? इसके लिए कोई निर्णय लेने वाली जगह भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और उसी जगह को फुली कनेक्टेड लेयर कहा जाता है। ये CNN का वो हिस्सा है जहां असल में हाई लेवल रीजनिंग या निष्कर्ष निकालने का काम होता है। मतलब ये सब कुछ जोड़कर देखता है। हाँ, इस लेयर में मौजूद हर एक न्यूरॉन पिछली लेयर के सभी आउटपुट या एक्टिवेशन से सीधे जुड़ा होता है। अब तक जो भी फीचर्स निकाले गए थे, जैसे कि ये चीज गोल है, इसके किनारे धातु के हैं और इसके ऊपर एक शीशा लगा है, उन सबको ये लेयर एक साथ मिलाती है। बिल्कुल। ये उन सभी सबूतों का विश्लेषण करती है और ये सोचने का काम करती है कि ये सारे टुकड़े मिलकर किस चीज का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन इंसानों की भाषा में कैसे बताती है कि उसने क्या देखा? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ संख्याएं समझता है, तो फाइनल आउटपुट कैसे जनरेट होता है? यही हमारी पांचवी और अंतिम लेयर अपना काम करती है, जिसे आउटपुट लेयर कहते हैं। आउटपुट लेयर ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के लिए सॉफ्टमैक्स नामक एक गणितीय फंक्शन का इस्तेमाल करती है। सॉफ्टमैक्स ये क्या करता है? सॉफ्टमैक्स इन सभी संख्याओं को
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी संभावनाओं के प्रतिशत में बदल देता है। मशीन ये नहीं कहती कि ये निश्चित रूप से एक कार है। तो वो क्या कहती है? इसके बजाय वो ये बताती है कि मुझे 90% यकीन है कि ये एक कार है, 8% लगता है कि ये एक ट्रक है, और 2% संभावना किसी और चीज की है। बिल्कुल। और जिस वर्ग का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, मशीन उसी को अपना अंतिम जवाब मान लेती है। ये पूरी प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित कारखाने की असेंबली लाइन जैसी लगती है, जहां एक सिरे से कच्चा माल जाता है और दूसरे सिरे से एक तैयार उत्पाद बाहर आता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन अब तक हमने जो भी चर्चा की वो शायद एक ब्लैक एंड व्हाइट या सादी तस्वीर के लिए आसानी से समझ में आ जाए। हमारी दुनिया तो रंगीन है। हाँ, और हम जो तस्वीरें खींचना है वे भी पूरी तरह रंगीन होती हैं। तो ये CNN रंगों के इस भारी डेटा को कैसे संभालता है? रंगीन इमेजेस के मामले में CNN का काम करने का तरीका और भी गहरा हो जाता है। कोई भी रंगीन तस्वीर असल में 3 अलग-अलग रंगों की परतों से मिलकर बनी होती है। RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। बिल्कुल। CNN रंगीन तस्वीर को एक समतल ग्रिड की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इसे इन 3 अलग-अलग चैनल्स में बांट देता है। अच्छा। वो इन तीनों परतों को एक साथ प्रोसेस करता है और उन्हें एक मल्टी डायमेंशनल इनपुट मैट्रिक्स के रूप में देखता है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक साथ 3 अलग-अलग तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा होता है और फिर उन तीनों से मिली जानकारी को जोड़कर अंतिम फैसला लेता है। ये सब सुनने में बहुत उन्नत लगता है, लेकिन सवाल ये है कि CNN को पुराने या पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क से इतना बेहतर क्यों माना जाता है? इसके कई कारण हैं। ऐसे कौन से सुपर पावर्स हैं जो इसे बाकी सब चीजों से अलग खड़े करते हैं? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट और बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन। ऑटोमेटिक? हाँ, पुराने समय में जब मशीन लर्निंग पर काम होता था तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों को घंटों बैठकर कंप्यूटर को ये बताना पड़ता था कि देखो, ये एक किनारा है, इसे ऐसे पहचानो, और ये गोलाई है, इसे ऐसे पहचानो। बिल्कुल। लेकिन CNN के साथ ऐसा नहीं है। ये अपने आप डेटा को देखकर खुद सीख लेता है कि कौन से फीचर्स महत्वपूर्ण हैं। इंसानों को हर छोटी चीज कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत समय बचाता होगा। और शायद इसका दूसरा बड़ा फायदा ट्रांसलेशन इनवेरिएंस है। एकदम सही। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस का मतलब बहुत ही व्यवहारिक है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर को एक बिल्ली की तस्वीर दिखाकर उसे ट्रेन किया है, जहां बिल्ली तस्वीर के बिल्कुल बीच में बैठी है। हाँ, अब अगर आप उसे एक नई तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वही बिल्ली एकदम किनारे पर छिपी हुई है या उल्टी दिशा में देख रही है, तो पुराना पारंपरिक नेटवर्क उसे पहचानने में फेल हो जाएगा। बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन CNN भ्रमित नहीं होता। तस्वीर में ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी कोने में हो, CNN उसे आसानी से ढूंढ निकालता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और तीसरा फायदा जो बताया जाता है वो है पैरामीटर शेयरिंग। हाँ, चूंकि CNN एक ही फिल्टर को पूरी तस्वीर पर घुमाता है तो उसे हर पिक्सल के लिए अलग से नियम नहीं बनाने पड़ते। इससे नेटवर्क में कम पैरामीटर्स लगते हैं, जिससे पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट और तेज गति से काम करने वाला बन जाता है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इन खूबियों को लैब से बाहर निकालकर असल दुनिया में देखते हैं। इसके उपयोग सिर्फ तस्वीरें छांटने तक सीमित नहीं है, सही कहा? बिल्कुल नहीं। इसके असल दुनिया के उपयोग बहुत ही व्यापक हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का है। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में ऑटोनॉमस या सेल्फ ड्राइविंग कारों का जिक्र किया था। हाँ, उन कारों का पूरा नेविगेशन सिस्टम CNN पर ही टिका है। कार का कैमरा सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने कोई रुकावट है, वो उस रुकावट को पहचानता है। वो महज कुछ मिलीसेकंड्स में ये तय कर लेता है कि सामने से आ रही चीज एक इंसान है, कोई जानवर है या फिर कोई दूसरा वाहन है। और इसी के आधार पर कार ब्रेक लगाने या मुड़ने का फैसला करती है। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग में जो कुछ हो रहा है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये क्रांति है। एक्सरे, MRI और CT स्कैन में अब CNN का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिस्टम इतनी बारीकी से स्कैन का विश्लेषण करते हैं कि वे ट्यूमर या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की उन छोटी-छोटी विसंगतियों को भी पकड़ लेते हैं जो शायद एक बेहद अनुभवी डॉक्टर की आंख से भी छूट जाएं। बिल्कुल। इससे बीमारियों की पहचान अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गई है। ये तो सच में जीवन रक्षक है। और यहाँ एक और तथ्य है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। जब हम CNN की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विजुअल डेटा यानी तस्वीरों या वीडियो के लिए बना है। हाँ, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ देखने की बात की है। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP में भी CNN का एक बेहतरीन और अचूक इस्तेमाल हो रहा है। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे? मतलब
एक तकनीक जिसे विशेष रूप से आकार और किनारों को देखने के लिए डिजाइन किया गया था, वो लिखित भाषा या टेक्स्ट को कैसे समझ सकती है? टेक्स्ट में तो कोई पिक्सेल्स नहीं होते। यह समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, भाषा में भी पैटर्न्स होते हैं। अगर हम एक वाक्य को लें, जैसे यह फिल्म बहुत अच्छी थी, तो इस वाक्य में हर शब्द एक पिक्सल की तरह काम करता है। एकदम सही। CNN एक वाक्य को एक समतल रेखा या ग्रिड की तरफ बिछा देता है। फिर CNN का वही फिल्टर जो तस्वीर में किनारे ढूंढता था, वो इन शब्दों के समूह पर से गुजरता है। हाँ, वो ये पकड़ लेता है कि बहुत और अच्छी शब्द जब एक साथ आते हैं तो ये एक सकारात्मक भावना या पैटर्न का निर्माण करते हैं। इसी तरह ये किसी लेख में छिपे व्यंग, खुशी या गुस्से को समझ लेता है। बिल्कुल। इस तकनीक का उपयोग सेंटिमेंट एनालिसिस और भाषा अनुवाद में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये तो भाषा को एक गणितीय नक्शे में बदलने जैसा है। इसी सफर में तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर कई नए आर्किटेक्चर्स भी विकसित हुए हैं। हाँ, इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जैसे लेनेट, एलेक्सनेट, VGGNet, गूगल नेट और रेसनेट। इन सभी ने अपने अपने तरीके से नेटवर्क की गहराई और सटीकता को बढ़ाया है। बिल्कुल, हर नए मॉडल ने कुछ नया जोड़ा है। लेकिन इतनी सारी खूबियों और चमत्कारों के बावजूद हर तकनीक की कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी होती हैं। ये CNN सिस्टम कहाँ जाकर कमजोर पड़ने लगता है? ये तकनीकी यथार्थ को समझने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। CNN कोई ऐसा जादू नहीं है जो हवा में काम करता हो। तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी डेटा की आवश्यकताएं। एक CNN मॉडल को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में लेबल डेटा की जरूरत होती है। मतलब अगर आप इसे कुत्ता पहचानना सिखा रहे हैं, तो आपको इसे हर तरह के कुत्ते की लाखों तस्वीरें देनी होंगी जिन पर स्पष्ट रूप से कुत्ता लिखा हो। हाँ, और सिर्फ डेटा ही नहीं, इस विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी चाहिए, वो भी एक बड़ी चुनौती है। होती है। बिल्कुल, हर कोई या हर छोटी कंपनी से आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो काफी खर्चीला काम है। डेटा और हार्डवेयर के अलावा ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या आती है, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। ओवरफिटिंग, ये क्या होता है? ये तब होता है जब CNN मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा को इतनी गहराई से याद कर लेता है कि वो असल में रटने लगता है। अच्छा, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये उस छात्र की तरह है जो परीक्षा के लिए एक ही किताब को शब्द दर शब्द रट लेता है। हाँ, एकदम वैसा ही। लेकिन जब परीक्षा में सवाल उसी विषय से जुड़ा हो मगर थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए, तो वो छात्र बिल्कुल शून्य हो जाता है और फेल हो जाता है। और मॉडल भी नए डेटा को देखकर भ्रमित हो जाता है। तो इस रटने की आदत को कैसे छुड़ाया जाता है? इस रटने की आदत को रोकने के लिए मशीन लर्निंग वैज्ञानिक बहुत ही रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक तरीका है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, इसका क्या मतलब है? ड्रॉप आउट का मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान नेटवर्क के कुछ हिस्सों या न्यूरॉन्स को जानबूझकर बंद कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस छात्र को परीक्षा की तैयारी करवाते समय बीच बीच में उसके नोट्स के कुछ पन्ने हटा दिए जाएं। या उसे एक आंख बंद करके पढ़ने को कहा जाए। इससे वो पन्नों की बनावट को रट नहीं पाएगा, बल्कि उसे मजबूर होकर असल में कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये एक शानदार तरीका है। इसके अलावा एक और तकनीक का जिक्र आता है, डेटा ऑगमेंटेशन। हाँ, इसमें उसी पुरानी तस्वीर को कभी थोड़ा घुमा दिया जाता है, कभी जूम इन कर दिया जाता है, या उसका रंग थोड़ा बदल दिया जाता है। इससे मॉडल को लगता है कि वो हर बार नई तस्वीर देख रहा है और उसकी समझ और ज्यादा पक्की हो जाती है। बिल्कुल, रेगुलराइजेशन भी इसी तरह मॉडल को बहुत ज्यादा जटिल होने से रोकता है। इन सब तकनीकी सुधारों के बाद भी एक और चुनौती है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। आप किस चुनौती की बात कर रही हैं? इसे इंटरप्रेटेबिलिटी की कमी या ब्लैक बॉक्स की समस्या कहा जाता है। ओह हाँ, ये तो सबसे बड़ी चिंता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ये तो पता है कि मॉडल काम कर रहा है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है ये हमें नहीं पता? बिल्कुल, हम ये जानते हैं कि हमने सिस्टम के अंदर एक तस्वीर डाली और उसने पूरी सटीकता के साथ बता दिया कि ये क्या है। लेकिन उस CNN मॉडल ने अपना ये निर्णय कैसे लिया, उसने तस्वीर के किन लाखों पैटर्न्स या फीचर्स को देखकर ये तय किया, ये समझना एक इंसान के लिए लगभग असंभव है। अब कल्पना कीजिए कि हेल्थ केयर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये कितनी बड़ी अड़चन है। हाँ, अगर मशीन कह रही है कि MRI स्कैन में ट्यूमर है, तो एक डॉक्टर को मरीज का इलाज शुरू करने से पहले ये जानना होगा कि मशीन ने स्कैन के किस हिस्से में क्या देखा। हम आंख बंद करके एक ऐसे सिस्टम की बात पे भरोसा नहीं कर सकते जिसके फैसले लेने की प्रक्रिया एक बंद काले डिब्बे या ब्लैक बॉक्स जैसी हो। बिल्कुल नहीं।
इसके अलावा सर्विलांस में प्राइवेसी का हनन और ट्रेनिंग डेटा में भेदभाव जैसी नैतिक चिंताएं भी हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही गंभीर तकनीकी और नैतिक सीमा है जिस पर अभी भी बहुत सारा शोध किया जा रहा है। हाँ, सफर अभी जारी है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने सचमुच मशीनों को देखने और हमारे आसपास के डेटा को समझने के मामले में एक अभूतपूर्व छलांग लगाई है। बिल्कुल। चाहे वो हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने वाली गाड़ियां हों, अस्पतालों में हो रहे जीवन रक्षक स्कैन हो या हमारे फोन के पीछे काम कर रहे स्मार्ट सिस्टम हो, ये तकनीक हर जगह गहराई से जुड़ी है। हम इसके काम करने के पदानुक्रम को देखा, इसकी लेयर्स के पीछे के गणित को समझा और साथ ही इसकी भारी कंप्यूटेशनल जरूरतों और ब्लैक बॉक्स जैसी सीमाओं को भी परखा। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ज्ञान और तकनीक का विकास कभी रुकता नहीं है। CNN ने मशीनों को एक नई दृष्टि जरूर दी है, लेकिन ये तकनीक लगातार और भी ज्यादा जटिल और उन्नत होती जा रही है। बिल्कुल। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने देखा कि CNN का बुनियादी ढांचा बिल्कुल इंसानी नजर और दिमाग के पदानुक्रम की नकल करके बनाया गया था। ये दुनिया को उसी तरह टुकड़ों और किनारों में बांटकर देखता है जैसे हम इंसान देखते हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ये CNN सिस्टम आज और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वे अनगिनत लेयर्स में इतनी गहराई तक जा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। ये तो है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये मशीनें हमारी दुनिया में उन सूक्ष्म फीचर्स और पैटर्न्स को देखने लगें जो हमारी इंसानी बायोलॉजी और आंखों की समझ के दायरे से बिल्कुल बाहर हों? ये सच में दिमाग चकरा देने वाला सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम कभी पूरी तरह ये समझ पाएंगे कि हमारी ही बनाई ये मशीनें असल में दुनिया को किस रूप में देख रही हैं? इस रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दुनिया को देखने के इन नए और तकनीकी नजरियों की खोज आगे भी जारी रहेगी।